Hello, good afternoon, students. FST के कोर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे भोजन और कृषि। ये इकाई 19 है, 19 में भोजन और कृषि। ये आपका एक पूरा का पूरा ब्लॉक है, एफएसटी का कोर्स है। तो इधर बहुत दिनों से मिल नहीं पाए थे, आज काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं। तो इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है कि खाना, कृषि तो आप जानते हैं, एग्रीकल्चर में हम लोगों को देखना होता है कि अपने देश में जो एक कृषि प्रधान देश है उसमें किस तरह से हम खाने की चीज़ों को, पैदावार को बढ़ाते हैं, पैदा करते हैं और उनको खाने पीने में उपयोग करते हैं। भोजन हमारी आवश्यकता है, तो आपको मालूम ही है भोजन हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी आवश्यकता है। जैसे हवा, पानी आपसे पहले डिस्कस किया था, वैसे ही भोजन भी हमारी आवश्यकता है। तो इस चैप्टर में आप जो कंक्लूड किया है हमने, जो इसमें इकट्ठा किया है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो ये रूपरेखा है इसकी, प्रस्तावना, उद्देश्य, भारत में कृषि जीवन पद्धति, कृषि के मूलभूत साधन जिसमें आप सूर्य का प्रकाश, मृदा, जल, फिर वनस्पति एवं पशु, हमारे कृषि उत्पादन में वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पुराने ज़माने में जो हम लोग की कृषि थी उसमें वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग नहीं किया जाता था। आजकल हम तरह तरह की चीज़ों को प्रयोग में लाते हैं। पहले हल से ही खेत जोता जाता था, आज आपको मालूम है ट्रैक्टर वगैरह होते हैं और भी तरह तरह की मशीनें होती हैं जिनसे खेत को जोता जाता है। फिर वनस्पति एवं पशु, जो हमारे ये पूरा इकोसिस्टम आपने पढ़ा था, इकोसिस्टम में आपने देखा था कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आप वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं। कंज्यूमर्स वो होते हैं जिन्हें हम, जैसे हम लोग हैं, मानव और पशु। इसके अलावा जब मानव या पशु की जब डेथ हो जाती है तो पशु का तो ज़्यादातर आपको मालूम है डिकम्पोजर जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो डिकम्पोज करते हैं। अब हमारे यहाँ जो अनाज होते हैं, पूरी जो साल भर है, 12 महीने हैं, 12 महीने को हम लोगों ने 3 फसलों में डिवाइड किया है। 3 तरह की फसलें होती है हमारे देश में। एक होती है रबी, दूसरी होती है खरीफ और तीसरी होती है जायद। ज़्यादातर जो ये कृषि के जो हमारे महीने हैं, इसमें आपने देखा है जो कुछ फसलें कुछ होती हैं जिनमें हम खाली अनाज बोते हैं, कुछ में हम लोग तिलहन बोते हैं। अनाज में आपने देखा है ज्वार, बाजरा, गेहूँ, दालें, ये सब आती हैं। फिर उसके बाद तिलहन में आपको मालूम है मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा जो हम लोग तीसरी फसल होती है, जायद कहते हैं जिसमें, उसमें हम लोग सब्जियां बोते हैं। सब्जियों में आप जानते हैं, जैसे खासकर उनमें जो सब्जियां होती हैं वो सीजनल होती हैं। जैसे आपने आजकल खीरा खा रहे हैं, या कभी पपीता खा रहे हैं, कभी आम खा रहे हैं, या इस तरह की जो भी फसलें हैं, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, ये सारी फसलें जो हैं ये जायद में बोई जाती हैं। तो इन फसलों का हम लोग क्वांटिटी बनाते हैं। जैसे एक खेत है, खेत में इस बार अगर हमने गेहूं बोया तो अगली बार क्या बोएंगे, दाल बोएंगे। या कई बार क्या होता है कि इस खेत में अगर हमने इस बार मूंगफली बोई तो अगली बार क्या बो देंगे इसमें, शर्करा फसलें जो है, शर्करा फसलें किसे कहेंगे, जिसमें शुगर केन आता है, गन्ना। और दूसरी फसल जो शर्करा है वो है चुकंदर। चुकंदर हमारे देश में कम प्रयोग में आता है, ये यूरोप में ज़्यादा होता है और यूरोप में ही इसका प्रयोग चीनी बनाने में किया जाता है, शुगर बनाने में किया जाता है। वैसे हमारे यहाँ शुगर की जो सबसे इम्पॉर्टेंट फसल है वो गन्ना है। गन्ना हमारे देश में बहुत होता है, अधिक, बहुत अधिक मात्रा में होता है। हम लोग दूसरे देश हैं, मतलब चाइना के बाद हमारा नंबर आता है जिसमें हम गन्ना उगाते हैं। और अब हमारे देश में भी 2 स्टेट, 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे गन्ना उगाया जाता है। सबसे ज़्यादा
एक उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। तो शर्करा जो है, ये जितनी भी शुगर से रिलेटेड चीज़ें हैं ये हमारे यहाँ बहुत होती हैं। इनको हम बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से भी इसको हम एक्सपोर्ट करके भेजते हैं। तो इस तरह से हमने 3 फसलें देखी, रबी, खरीफ, जायद। अब आपको मालूम है हमारी भोजन की आवश्यकता में गेहूँ, चावल, दाल, ये सबसे पहली नेसेसिटी है। अब गेहूं में भी अगर हम देख लें, जो अनाज की फसलें हैं उसमें मोटा अनाज भी होता है, जिसमें ज्वार, बाजरा, ये सारी चीज़ें भारत में बोई जाती हैं। दालें आप देखते हैं हमारे पास बहुत वैरायटी है। जैसे उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर, या जितना भी नॉर्थ भारत है, उत्तर भारत है, वहाँ पे अरहर की दाल का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ पे अरहर की दाल ज़्यादा होती है। और प्रदेशों में अगर देखें तो कहीं पे, अगर आप राजस्थान की बात करें तो वहाँ मूंग होता है ज़्यादा, उड़द होता है थोड़ा बहुत, तो वहाँ मूंग खाया जाता है। कहीं पे आप देखेंगे चना खाया जाता है। अगर आप जाएंगे पंजाब में, पंजाब में चना बहुत होता है, चना वहाँ छोले होते हैं। अब और उत्तरांचल की बात करें या हिमाचल की बात करें, वहाँ सोयाबीन होता है, राजमा होता है। तो हमारे प्रदेश में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है, जलवायु है, और उस जलवायु के साथ साथ हमारी जो मिट्टी है वो भी अलग अलग तरीके की होती है। जैसे काली मिट्टी है, काली मिट्टी में कपास होता है। हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो ज़्यादातर एलुवियल मिट्टी है। एलुवियल कहते हैं जलोढ़ को, हिंदी में कहा जाता है जलोढ़, वैसे एलुवियल उसका नाम है, साइंटिफिक नाम है। और तीसरा नाम जो है उसका, वो माइग्रेटरी, माइग्रेट करके आई है। वो यहाँ की मिट्टी थी नहीं, पर कहीं से आई है। तो कैसे आती है, आपको पहले बताया था जिसमें जल वाले, जब बाढ़ की बात करी थी पानी की, कि मिट्टी कैसे आती है, कि अभी बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बाढ़ बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, तो जो नॉर्थ की मिट्टी होती है, पहाड़ों की मिट्टी होती है, वो बहती बहती मैदान में आ जाती है। और जो हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसमें ज़्यादातर मिट्टी जो है वो एल्यूवियल मिट्टी है, बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि सबसे ऊपरी सतह होती है इसकी, और बहुत ही ये फर्टाइल होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे प्रदेश में चावल भी बहुत अच्छा होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी वैरायटी का चावल होता है, तिलहन भी होता है, सरसों सरसों है, मूंगफली है, ये सारी चीज़ें हमारे देश में बहुत होती हैं, हमारे प्रदेश में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो फसलें हैं, अब हमने यहाँ पे डिस्कस करना है भोजन और एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा देश एग्रीकल्चर है, हमारे यहाँ ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो हमारे किसान हैं, किसान वगैरह जो हमारे हैं, वो लोग खेती पे ही निर्भर करते हैं, और अगर वो खेती ना करें तो हमें खाने को ना मिल पाए। खाना हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, भोजन हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। भोजन के पुराने ज़माने में जब आदि मानव की बात करें, आदि मानव की बात करें पुराने ज़माने में, तो भोजन के लिए मानव इधर उधर भटकता था। शुरू में तो वो कच्चा मांस खाता था, क्योंकि तब आग की भी उसे जानकारी नहीं थी, आग का भी नहीं था तो पकाएगा कैसे। तो जानवरों का वो आखेट करता था, शिकार करता था, और जंगल में जो कुछ मिल जाता था उसको वो खा लेता था। धीरे धीरे जब उसने आग का विकास हुआ, आग के बारे में जाना, तो उसने भुना हुआ मांस खाना शुरू किया। तब भी उसे खेती का ख्याल नहीं आया, खेती के बारे में जानता नहीं था। तो कृषि जो है ये बहुत बाद में इसकी उत्पत्ति हुई है, और ये ऐसी उत्पत्ति है जिसने मानव को खाना वदेशी का जीवन जो करता था, खाना वदेश, आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल वहाँ है, सिर्फ खाने के लिए भटकता रहता था, क्योंकि भूख बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो भटकता रहता था, वो इधर से उधर जाता रहता था। पर आज के ज़माने में हम तो अब बहुत एडवांस्ड हो गए हैं। जो हमारे एंसेस्टर थे, जब उन्होंने आग को उन्होंने आविष्कार किया, तो आग के बाद उन्होंने भोजन को पका करके खाना शुरू किया, मांस को पका के खाना शुरू किया, और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये पेड़ है, पेड़ से खाना निकलता है, दाने निकलते हैं, इनको खा करके हमारी भूख समाप्त होती है। तो उन्होंने इस तरह से अपना खाना बदोशी का जीवन बदल दिया, समाप्त कर दिया। अब इस यूनिट में आप देख रहे हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। कृषि के मूलभूत संसाधनों के विषय में जानेंगे,
दूसरा पॉइंट है कृषि के उत्पादन में हुई वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के बारे में जानेंगे। चौथा है ये तकनीकी है क्या, इनका विकास कैसे हुआ। फिर चौथा है वैकल्पिक खाद्य साधनों और उत्पादन में हुई प्रगति को स्पष्ट करेंगे। कृषि में उन्नति वैज्ञानिक और तकनीकी निवेश के कारण हुई, ये भी जानेंगे। तो ये जो इकाई है, ये पूरा जो ब्लॉक है आपका 19 नंबर इकाई है, इसमें आपको हमको 2 पार्ट में पढ़ाना पड़ेगा। आज हम कुछ पढ़ाएंगे, इसके बाद जो दूसरा चैप्टर होगा जिसमें खास तौर से पशुओं के बारे में पढ़ाएंगे, पशुओं के बारे में पढ़ाएंगे। तो आप आज देख रहे हैं कि जो हमारी कृषि है वो कितनी आज उन्नति कर चुकी है, कितना, मतलब आप समझ लीजिए कि चाचा नेहरू के ज़माने में एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है MS स्वामीनाथन, आपने नाम सुना होगा। उनको कहा जाता है कि वो हरित क्रांति के जनक हैं। उनके ज़माने से हमारे देश में खेती की सबसे ज़्यादा उन्नति हुई है, सबसे ज़्यादा विभिन्न प्रकार के हाइब्रिड बनाए गए हैं, नई नई जातियाँ प्रजातियाँ बनाई गई हैं, और आज हम सक्षम हो पाए हैं इतनी अच्छी तरह से अपने देश की कृषि के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। एक ज़माना था हमारे यहाँ सूखा पड़ जाता था, हमारे यहाँ फ्लड आ जाता था, बाढ़ आ जाती थी, जो खेती करते थे किसान सारे की सारी बर्बाद हो जाती थी, और हमारे देश में भूखमरी आ जाती थी, लोग भूख की वजह से मरा करते थे। खास तौर से बंगाल का तो ये एक बनी गया था, एक हर साल का था कि वहाँ पे बाढ़ आती है और सारा का सारा खेत खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, और या फिर सूखा पड़ जाता है। तो वहाँ पे हमेशा कंगाली आ जाती थी, लोग भूखे मरते थे हमारे देश में। तो जब हरित क्रांति हुई है चाचा नेहरू के ज़माने में, उसके बाद से हमारे देश में कृषि की विशेष उन्नति हुई है। तो उसकी उन्नति में जो उन्नति हुई है उसमें उन वैज्ञानिकों का भी योगदान है, उस समय की सरकार का योगदान है, साथ में वैज्ञानिक प्रगति सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, वैज्ञानिक प्रगति जिसका सबसे बड़ा योगदान है। अब हमारी जो अर्थव्यवस्था है भारत की, आपको मालूम है, अगर हमारा देश कृषि प्रधान देश है तो हमारे यहाँ जो हमारी आधारशिला है, जो हमारे यहाँ करेंसी आती है, जो हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था है, वो किस पे आधारित है? कृषि पे आधारित है। हमारे देश में देखिए 24.5 करोड़ श्रम शक्ति, मतलब जो वर्कर है, लेबर है, मजदूर है, उनमें से 9.3 करोड़ खेती करने वाले हैं और 5.6 करोड़ खेतिहर मजदूर हैं। खेतिहर मजदूर हैं। ये उपलब्ध आंकड़ा है, ये उपलब्ध आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से हमारे देश में समय के बदलने के साथ साथ आज ये स्थिति हो गई है कि हम लोग सक्षम हो गए हैं, हमें विदेश से कुछ भी मंगाना नहीं पड़ता है। पहले ज़माने में अमेरिका से रेड कलर के, लाल रंग के गेहूं आया करते थे। हमारे जो दादा परदादा थे वो लोग बताते हैं राशन कार्ड बनवाना पड़ता था। आजकल हम राशन कार्ड नहीं बनवाते हैं, बाजार से जाकर के खाने पीने का सामान ले आते हैं। पहले ज़माने में राशन कार्ड बनवाना होता था। एक घर को अगर एक व्यक्ति के लिए 10 किलो गेहूँ खाना है तो 10 किलो गेहूँ मिलता मात्र। आज क्या हो गया है, स्थितियाँ बदल गई हैं। हम लोगों को बाजार में जाते हैं, अगर पैसे होते हैं तो हम डायरेक्ट खाना खरीद करके जो भी लाना चाहते हैं लेकर के चले आते हैं और हमें खाना उपलब्ध, भोजन हमारे लिए उपलब्ध हो जाता है। तो इसमें क्या है कि धीरे धीरे जो कृषि की उन्नति हुई है उसमें सबसे ज्यादा जो हाथ है तुम्हारा इंग्लिश मैम ने कुछ भेजा है, मैं तुमको भेज रही हूँ। वैज्ञानिकों का उसमें सबसे ज्यादा हाथ है और हमारी नई तकनीकों का हाथ है। अब आप देख रहे हैं कि जो 60% भारत की श्रम शक्ति है वो खेतों पे, कृषि पे ही आधारित है, और इस कृषि पे 15 करोड़ लोगों की जीविका चल रही है। 15 करोड़ के जो निवासी हैं उनकी जीविका चल रही है, मतलब उनका ऑक्यूपेशन है, उनकी नौकरी है, उनकी नौकरी है। अगर वो खेती नहीं करेंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे।
तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए डाटा है। फिर हमारे पास जो भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमारे पास कृषि योग्य जमीन जो है, चारों तरफ मिट्टी है, पानी है, सारी चीजें हैं, ये हमारे पास 32.8 करोड़ हेक्टेयर है, जिसमें से 14.2 करोड़ में अभी हम लोग खेती करते हैं। बाकी जो जमीन है वो उपलब्ध नहीं है। इसलिए उपलब्ध नहीं है कि वहाँ पे खेती नहीं हो पा रही है, कहीं पानी की कमी है, कहीं पत्थर है, कहीं पे और किसी तरह की बालू है। अब बालू है, बालू में खेती नहीं होती है। बालू में कुछ फसलें होती हैं, मूंगफली की फसल हो जाती है, कहीं कहीं पे आलू उगाया जा सकता है, या मोटे अनाज कहीं कहीं पे उगाए जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा बालू वाली ज़मीन जो है, रेतीली ज़मीन जो है, वो राजस्थान में मिलती है। फिर आप देख रहे हैं कि उसी जमीन में जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें 6.7 करोड़ हेक्टेयर जमीन जो है वो जंगलों के लिए है। इस चित्र में आप देख रहे हैं पीछे जंगल दिखाई दे रहे हैं, उसके पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, और आगे आप देख रहे हैं कुछ महिलाएं धान की रोपाई कर रही हैं। धान लगाने का एक विशेष तरीका है भारत में। धान क्या किया जाता है, पहले तो ऐसे खेत बना करके बीजों को बो दिया जाता है। जब छोटे छोटे बीज निकलते हैं, जब छोटे छोटे पौधे निकलते हैं जिन्हें पौध कहते हैं, तो उन पौधों को उखाड़ लिया जाता है, और फिर बिल्कुल पानी से भरे हुए फील्ड में औरतें, आप देखिए ज्यादातर महिलाएं इनको लगाती हैं। ज्यादातर महिलाएं दोबारा से लगाती हैं। दोबारा से लगाने को रोपना कहते हैं। धान की फसल को रोपा जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कुछ जमीन पहाड़ों में है, कुछ आप देख रहे हैं जंगल में है, और कुछ जमीन कुछ जमीन आपकी धान की खेती हो रही है। आवाज आ रही है बच्चों? शायद इंटरनेट चला गया है। जी मैम। अब आ गया। यस मैम। आ गया। जी मैम। आ गया। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस हेलो कर रहे हैं। हाँ सॉरी, ठीक कर रहे हैं। मैम, आ रही है कट कट के। कट कट के आ रही है। हाँ, आज थोड़ा सा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हमारे यहाँ भी है, इसलिए। जी मैम। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो हमारे यहाँ वर्तमान में देख लीजिए 173,200 करोड़ रुपए की कुल उत्पादन में कृषि का योगदान 57,066 करोड़ रुपए है। तो कितना बड़ा योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था में कृषि का। अब इसमें आपको एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी कि हम कृषि की बात कर रहे हैं, भोजन की बात कर रहे हैं, फिर जानवरों की बात क्यों कर रहे हैं, मछली की बात क्यों कर रहे हैं, वन की बात क्यों कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। सारी चीजों में इतना जबरदस्त कनेक्शन है। पुराने जमाने में एक शब्द हुआ करता था, एग्रो फॉरेस्ट्री। उसमें क्या होता था कि फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर और ह्यूमन और ऑब्लिक एनिमल्स, जानवर, मानव प्रकृति में कैसे रहते हैं। अगर जानवर नहीं होंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम नहीं होंगे तो जानवर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और हम दोनों ही नहीं होंगे तो प्रकृति का क्या उपयोग? कोई उपयोग नहीं। तो ये पूरा ट्रायंगल है। एक जगह मानव और पशु है, दूसरी जगह आप मतलब देख रहे हैं कृषि है, और तीसरी जगह क्या है? पशु। तो अब ये तीनों चीजें मिली हुई हैं। पशुओं से, जैसे आप देख रहे हैं नॉन वेज खाने वाले खाते हैं, अब लोग अंडे भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं। तो ये भी हमारे भोजन का साधन है। कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो जो खाते हैं उनके लिए तो वो जरूरी है। वन, वन क्या होते हैं? जंगल। जंगलों में आप देख रहे हैं कई तरह की हम लोग चीजें प्राप्त करते हैं। खास तौर से जो जंगलों में फसलें लगाई जाती हैं उसे कहते हैं रोपण फसलें। उनको रोपा जाता है। जैसे आप चाय पीते हैं, चाय कहाँ से आती है? पेड़ों से मिलती है। पेड़ों से मिलती है। अब चाय के पेड़ लगाए जाते हैं। चाय की पेड़ होते हैं, पर हम उनको कट करके श्रब बना देते हैं, झाड़ बना देते हैं। चाय यूपी में नहीं होती है, पर चाय बहुत जगह होती है। जितने कोस्टल एरिया, नीलगिरी में होती है, केरल में होती है,
कॉफी, कॉफी हमारे यहाँ नहीं होती यूपी में, नॉर्थ में बिल्कुल नहीं होती है, पर साउथ में होती है। इसी तरह नारियल, काजू, सुपारी, काली मिर्च, ये सारी चीजें हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है, हम खाते हैं, पर कहाँ से आता है? सब ये साउथ से आता है, साउथ इंडिया से। नॉर्थ में अन्न ज्यादा होता है, साउथ में रोपण फसलें ज्यादा होती हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ 35% की हिस्सेदारी जो है वो कृषि किसानों की है। अब आप देख रहे हैं कि कृषि जो है उसके लिए इसमें आप देख रहे हैं इस स्लाइड में कि कृषि के लिए हमारे पहले भी डिस्कस किया है कि कृषि के लिए हमारे कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, दूसरा मिट्टी, तीसरा पानी। 3 चीज़ें अति आवश्यक हैं, क्योंकि आपको जब पढ़ाया था पहले प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के वक्त आपने देखा था कि हमने बताया था कि पौधे हरे रंग के होते हैं। हरे क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है और क्या बनाता है? खाना बनाता है। कौन सा खाना बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम लोग खाते हैं। तो इस प्रक्रिया में पेड़ों का महत्व है सबसे ज्यादा वनस्पति का, उसके बाद सूर्य का। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो हम पौधे खाना नहीं बना पाएंगे। पौधे प्रोड्यूसर्स हैं, पौधे उत्पादक हैं, और हम क्या है? कंज्यूमर्स हैं, हम उपभोक्ता हैं। अब आप देख रहे हैं कि 12 घंटे, अगर आप देखते हैं दिन में 12 घंटे धूप है तो वो कितनी हमें किलो कैलोरीज देती है विकिरण? 500 किलो कैलोरी का सूर्य विकिरण हमें प्राप्त होता है। सूरज की किरणें हमें 500 किलो कैलोरी प्राप्त होती हैं। अब उसमें से 500 में भी हम कितना यूज करते हैं? पौधे कितना यूज करते हैं? 222, आधे से भी कम प्रयोग में लाते हैं। और सैद्धांतिक रूप में हमें 140 टन फसल प्राप्त होनी चाहिए। अगर 222 किलो कैलोरी का प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो हमें 140 टन फसल प्राप्त होनी चाहिए, पर हमें कितनी प्राप्त होती है? 25 टन। तो इससे आप जानते हैं कि इससे आप जान सकते हैं कहीं ना कोई कमी है जिसकी वजह से हमें पूरी फसल नहीं मिल रही है। अब सेकंड जो है वो मिट्टी है। मिट्टी जो सतह में सबसे ऊपर होती है लेयर, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है जो ऊपरी सतह होती है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होते हैं और वो हमारी फसलों के लिए लाभदायक होते हैं। भारत में बहुत तरीके की मिट्टियां मिलती हैं। आप ये पूरा प्रोफाइल देख रहे हैं। हम लोग जनरल भाषा में काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, बलुअर मिट्टी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब जलोढ़ मिट्टी जो है, जो 153.6 करोड़ होती है, इसको ही कहते हैं एलुवियल मिट्टी, या इसको कहते हैं जो ये माइग्रेटरी मिट्टी है, सबसे ज्यादा हेल्दी मिट्टी होती है, सबसे ज्यादा फर्टाइल मिट्टी होती है। और इसीलिए हमारे प्रदेश को कहा जाता है गंगा यमुना का मैदान, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा होती है, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ अच्छी खेती होती है। फिर काली मिट्टी 123.6 होती है। फिर लाल मिट्टी और पीली मिट्टी का रेशियो 6.9 करोड़ टन है, और सिर्फ लाल मिट्टी 53 करोड़ टन है। और जो नदी के किनारे मुहानों पे मिट्टी होती है वो 41.3 करोड़ है। रेगिस्तानी और पहाड़ी मिट्टी का जो योग है वो है 17.6 करोड़ टन ये अनाज पैदा करती है। ठीक है। अब जल, आपको मालूम है जल इसके बाद जरूरी है, क्योंकि पेड़ों में अगर पानी नहीं होगा तो सूखा पड़ जाएगा। हमारे देश में मानसून आजकल जैसे आया हुआ है, 4 महीने मानसून रहता है, तो इससे ही हमारी खेती की ज्यादातर आपूर्ति होती है। जैसे हमारे देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि है, जिसमें से मात्र 4 करोड़ हेक्टेयर में ही सिंचाई होती है। शेष कहाँ से निर्भर करते हैं? बारिश पे। अगर अच्छी बारिश होती है तो अच्छी खेती, अगर बारिश अच्छी नहीं होती तो नहीं।
ठीक है। और हमारे देश में औसतन 37 करोड़ वर्षा मिलती है, जिसमें से 80% जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। मानसून साउथ से आता है, समुद्र से आता है, बंगाल की खाड़ी की तरफ से आता है और अरब सागर की तरफ से आता है। 80% वो टकराता कहाँ है? हिमालय में। जब हिमालय से टकराता है तो हमारे देश में बारिश होती है, मानसून आता है। ठीक है। लगभग 8 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल मिट्टी में अवशोषित होता है और बाकी मतलब जिसमें आधा जल ऊपरी सतह पे अवशोषित होता है, बाकी सब निकल जाता है, बह जाता है, क्योंकि मिट्टी में जितना पोर होता है, पोरस होती है मिट्टी, तो वो पानी एब्जॉर्ब करती है और आधा जल ऊपरी सतह में रह करके पौधों का विकास करता है। पौधों के लिए पानी जरूरी है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में भी। वनस्पति और पशु। भारत में 20 करोड़ इकाई दहाई 20,000 से भी ज्यादा पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है। और नेक्स्ट आ गया, और लगभग 500 जो पौधे हैं वो किसी ना किसी तरह से हम लोग प्रयोग में लाते हैं। ठीक है। हेलो। 500 पौधों को हम किसी ना किसी तरह से प्रयोग में लाते हैं। तो हमारे देश में ट्रॉपिकल वेजिटेशन है, जो ऐसी वेजिटेशन है जहाँ हमें सब तरह के जानवर मिलते हैं। टाइगर हमारे देश में होता है, लायन हमारे देश में मिलता है। तो यहाँ पे और पौधे भी, जैसे काली मिर्च होती है, आम भी होता है, पीपल भी होता है। आप यूरोप में जाइए, ये वेजिटेशन आपको नहीं मिलेगी, ये वनस्पति नहीं मिलेगी। आप देखते हैं ज्यादातर जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है, जैसे हमारा देश और अफ्रीका या फिर साउथ अमेरिका, वहां पे सबसे ज्यादा वैरायटी मिलती है पौधों की भी और जानवरों की भी। हमारे देश में जलवायु भी विभिन्न प्रकार की है, तो हमारे देश में तरह तरह के जानवर भी मिलते हैं और पौधे भी मिलते हैं। अब हमारा जो देश है वो भैंसों की संख्या में प्रथम है, गाय और बकरी के संदर्भ में सेकंड है और भेड़ों के संदर्भ में तीसरा। इसका मतलब है हमारे देश में जो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, वो भैंसों पे, गाय पे, बकरी पे और भेड़ों के ऊपर भी निर्भर करते हैं। पशुपालन से दूध मिलता है, गाय से दूध मिलता है, भैंस से दूध मिलता है, बकरी से दूध मिलता है, अंडे मिलते हैं मुर्गी से, मांस आदि। ये सारे प्रोटीन हम लोगों को किसी ना किसी रूप में मिलती हैं, किसी ना किसी रूप में हमें मिलती हैं। तो अब इन चीज़ों की भी हमें आवश्यकता रहती है किसी ना किसी तरह से। तो जो पुरानी जनगणना हुई थी उसके हिसाब से 14% लगभग, मतलब हमारी जो पुरानी जनगणना के हिसाब से विश्व में कुल 57% और भैंसे और 14% गाय और बैल भारत में पाए जाते हैं। तो हमारे देश में पशुपालन का रोजगार भी बहुत अच्छा चल रहा है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत अच्छी होती चली जा रही है। ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हैं इस चैप्टर में कि अब हम किन किन तकनीकों का प्रयोग करते हैं और कैसे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत में आपको बताया था, पहले देखिए किसान खेत जोतते थे, पानी के लिए ट्यूबवेल नहीं होते थे, अब ट्यूबवेल है। अब कृषि प्रधान भारत में दुनिया के प्रथम 10 माने टॉप 10 औद्योगिक देशों में भारत का नाम है। क्यों? क्योंकि हम प्रतिवर्ष 60 लाख टन खाद्यान्नों का आयात करते हैं, बाहर भेजते हैं और अपने देश की 88 करोड़ जनसंख्या के लिए भी आपूर्ति करते हैं। हमने अपने को आत्मनिर्भर बना लिया है और इसी से कृषि से हमें बहुत सारा विदेशी मुद्रा भी अर्जित होती है। ये हम लोग चैप्टर आगे भी डिस्कस करेंगे। अब आप नीचे देख रहे हैं कि कपास की पैदावार कितनी हुई अलग अलग समय में। देखिए पहले 2.5 थी, अब बढ़ गई है। तो आप देखते जा रहे हैं कि जब हमें सिंचाई के लिए अच्छे साधन मिलेंगे, अच्छी खाद मिलेगी, अच्छे हमें उपकरण मिलेंगे, तो हमारी खेती में उन्नति होगी, कृषि में उन्नति होगी। ये एक हल्का सा आप रेफरेंस देख रहे हैं। खाद्यान्न हमारे यहाँ
कितना होता है 140.57 मिलियन टन, चावल 100.35 मिलियन टन, और मोटे अनाज 32.00 मिलियन टन, मक्का 19.89 मिलियन टन, दालें 8.23 मिलियन टन, जिसमें अरहर की दाल सबसे ज़्यादा है। अरहर की दाल हमें सबसे ज़्यादा, आप जानते हैं यूपी में तो बहुत ज़्यादा खाई जाती है और साउथ में भी। तिलहन में सोयाबीन 13.50 मिलियन टन, मूंगफली 6.31 मिलियन टन, और कपास एवं जूट, ये दोनों रेशेदार फसलें हैं। ये हमारे यहाँ देखिए 32.27 मिलियन गांठें कपास की मिलती हैं, प्रत्येक गांठ पे 170 किलो होता है, और जूट में आप देख रहे हैं 9.96 मिलियन टन होता है, जो 180 किलो के लगभग होता है। गन्ना, ये आपको बताया था, हमारी ये बहुत इम्पोर्टेंट शुगर क्रॉप है। सैक्रम ऑफिसिनेरम इसका नाम है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा होता है। चीनी गुड़ के अलावा इससे अल्कोहल बनाया जाता है और शराब बनाई जाती है। गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होता है, फिर भारत में होता है, भारत दूसरे स्थान पे है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि गन्ने से शुगर की आपूर्ति होती है, गन्ना हमारे देश से बाहर भी भेजा जाता है। गन्ने के लिए क्लाइमेट कैसी चाहिए? जो हमारे देश में ट्रॉपिकल कंट्री है वैसी होनी चाहिए। तापमान 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्षा 75 से 120 सेंटीमीटर, और मिट्टी दोमट मिट्टी को बहुत अच्छी मिट्टी माना जाता है। इसमें थोड़ा सा एलुवियल का पार्ट होता है और थोड़ा ये काली मिट्टी और पीली मिट्टी का मिक्सचर होता है, जिसकी वजह से इस मिट्टी में न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, न्यूट्रिशन बहुत अच्छा रहता है। अब रोपड़ फसलें जो हैं, ये फसलें ऐसी हैं जिसमें आप देख लीजिए नारियल, सुपारी, ताड़, काजू, चाय, कॉफ़ी, रबर और कोको। कोको आप देखते हैं आइसक्रीम और चॉकलेट वगैरह में पड़ता है, बेकिंग के बिस्किट्स वगैरह में पड़ता है। नारियल आप जानते हैं, नारियल का उपयोग सुपारी, ताड़ से तेल भी निकाला जाता है, ताड़ से तेल भी निकलता है, साथ में ताड़ से और क्या होता है, झाड़ू बनती हैं, कुशन बनते हैं, जो ये कॉयर के गद्दे बनाए जाते हैं, ये सब बनते हैं। तो अब काजू जो है, काजू देखिए कितना महंगा बिकता है, ये साउथ में होता है। चाय कॉफ़ी हमारे देश में होती है। तो पूरे संसार में कॉफ़ी का उत्पादन हमारे देश में दूसरे नंबर पे होता है, और सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा का हम इससे अर्न करते हैं। नारियल में हम तीसरे स्थान पे हैं, नारियल में तीसरे स्थान पे। अब तिलहन फसलों को देखें तो आप देखते हैं कि तिलहन फसलों में देखें तो सरसों, मूंगफली, अरंडी, अलसी, सूरजमुखी, ताड़, ये सारी चीजें हैं। अब तो कपास, सरसों का भी तेल, सरसों का नहीं, कपास मीन्स होता है कॉटन का तेल, और चावल के चोकर से भी तेल निकाला जाता है, मक्के से भी तेल निकाला जाता है, और कुछ जड़ी बूटियां जैसे नीलगिरी, आप विक्स लगाते हैं, विक्स में जो तेल पड़ा होता है वो यूकलिप्टस का तेल होता है। तो कुछ जड़ी बूटियों में से भी तेल निकाले जाते हैं। और तिलहन से जब 1963-64 में हमारे जो अर्निंग थी, विदेशी जो मुद्रा हमें मिलती थी, वो 7% थी। अब ऐसा नहीं है, तो इसमें हमें सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, और ये चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे 1-2 दिन